हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ स्कूल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। आपके पेपर 2 कॉमर्स में बहुत से ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कब एस्टेब्लिश हुए, हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन कौन सी कंट्रीज उसकी मेंबर है, और उसका लोग मोटो क्या है, या फिर सिंपली एक फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है कि आसियान का फुल फॉर्म बताइए, सार्क का फुल फॉर्म बताइए। तो चलिए देखते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बताया कि दो कंट्रीज के बीच में एक को प्रमोट किया जा सके, आइलैंड डेवलपमेंट की बात हो सके। तो ऐसे कुछ डिस्कस करने के लिए दो कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसे ये हम बोलते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है आसियान। तो आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो एशिया के जो साउथ ईस्ट में जो कंट्रीज है उन्होंने एक एसोसिएशन बना रखा है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इनको शॉर्ट में हम बोलते हैं आसियान। तो इसका क्या मोटो है इस ऑर्गेनाइजेशन का? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। तो ये मोटो आपको लर्न कर। आसियान क्यों बनाया है? ताकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रमोट किया जा सके मेंबर कंट्रीज के बीच में। इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मतलब हो गया जो ट्रेड वगैरह हो गए, जो हम ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज बनाएंगे, सर्विसेज रिलेटेड पॉलिसी बनाएंगे, या फिर ट्रेड बैरियर को लिबरलाइज करेंगे, और ट्रेड के जो आपके ड्यूटीज वगैरह है उसे हम थोड़ा सा रिमूव करें या लिबरल करें। तो ऐसे सारे कोऑपरेशन के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए, पीस लाने के लिए, हार्मनी लाने के लिए, सोशो कल्चर डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए बिटवीन द मेंबर कंट्रीज आसियान को बनाया गया। कब एस्टेब्लिश हुआ ये? 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में। फाउंडिंग मेंबर इसके 5 कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। और करंट में इसके 10 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडोनेशिया, देन मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार। तो ये इसकी 10 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार। तो ये इसकी 10 मेंबर कंट्रीज हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है एशियान का? इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट लाना, रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक, सोशो कल्चर, टेक्निकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। मतलब इन सारी फील्ड्स में एक म्यूचुअल असिस्टेंस लाना, एक्टिव कोलैबोरेशन करना बिटवीन द मेंबर कंट्री, असिस्टेंस देना, ट्रेनिंग देना, रिसर्च देना, कोऑपरेट करना एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री में, ट्रेड को एक्सपेंशन करना, और इंटर बात करना और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी हैं कि हम मेंबर कंट्रीज की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करेंगे, सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, और किसी भी मेंबर कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे पीसफुली सेटल करेंगे। कोई भी थ्रेट या फोर्स यूज करके अपनी बातें नहीं मनवाएंगे, और ना ही मेंबर कंट्रीज के बीच में जो कोऑपरेशन होगा उसे इफेक्टिव करने की कोशिश करेंगे। कुछ की अचीवमेंट भी बनाया था। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को एनहेंस किया गया था, स्ट्रेंथन की गई थी कोऑपरेशन इन हेक्टर, इन्वायरमेंट, डिजास्टर एंड सोशल एंड कल्चरल के लिए। प्रमोट किया गया पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो इसके कुछ की अचीवमेंट्स हैं। आसियान के कुछ कमेंट्स, बेसिक एग्रीमेंट्स हैं, ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन, आसियान फ्री ट्रेड एरिया, आसियान चार्टर, इकोनॉमिक कम्युनिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी एंड सोशो कल्चर कम्युनिटी। एक बार आप रीड कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंस क्या है? एक प्लेटफॉर्म दे देता है मेंबर कंट्रीज के बीच में फॉर डायलॉग एंड कोऑपरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट में को प्रमोट करें,
एनहेंस करता है ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ एशिया एज अ यूनिफाइड रीजन। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनका एक यूनिफाइड रीजन की तरह एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस एनहेंस करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पीपल सेंट्रिक अप्रोच के साथ ये क्या करता है, वर्क करता है। नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका क्या मोटो है, साउथ एशिया वन फैमिली फॉर अ बेटर टुमारो। कब एस्टेब्लिश हुआ, 8 दिसंबर 1985 में। इसका हेडक्वार्टर है नेपाल, काठमांडू नेपाल। देखो सार्क का जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था ढाका में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू नेपाल में। तो याद रखना एग्रीमेंट ढाका में बना था और जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में। इसके जो फाउंडिंग मेंबर है वो 7 कंट्रीज थे, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और में 8 है। अफगानिस्तान ने 2007 में सार्क को क्या किया था, ज्वाइन किया था। मेंबर कंट्रीज की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये 8 मेंबर कंट्रीज है इसकी। सार्क क्यों बनाया था, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। तो वही बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करेंगे, प्रोग्रेस लाएंगे, कल्चरल डेवलपमेंट लाएंगे, कोऑपरेशन लाएंगे मेंबर कंट्रीज के बीच में। इसके ऑब्जेक्टिव्स सेम आसियान वाली है कि वेलफेयर को प्रमोट करना है हमें, साउथ एशियन के जो लोगों की उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, सेल्फ रिलायंस लेके आना है, ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग और एप्रिशिएट और एक दूसरे जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने की एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस लेके आनी है। सोशो कल्चरल टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड में हम करना है, कोऑपरेट करना है और एक दूसरे की हेल्प करना, असिस्टेंस देना है, कोऑपरेशन है बिटवीन द कंट्रीज। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखो समिट देखो सार्क का एक समिट होता है जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन इसी समिट में लिए जाते हैं, जो हर साल में हर 2 साल में एक बार होता है। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाती है जिसमें सभी मेंबर स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं। एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है जिसमें फॉरेन सेक्रेटरीज होते हैं। एक टेक्निकल कमेटी बनाई जाती है जिसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ, इन्वायरमेंट, इन सारे एरियाज के जो वर्किंग ग्रुप है वो उनको इंक्लूड किया जाता है। सेक्रेटेरिएट हमने पढ़ा था ये काठमांडू नेपाल में। कुछ मेजर एरियाज है कोऑपरेशन के जो सार्क अपने मेंबर कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करता है, जिसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी, ट्रेड, फाइनेंस, इन्वायरमेंट, नेचुरल रिसोर्स, पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल डेवलपमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन। तो ये सारे एरियाज में सार्क के समिट पे डिसीजन लिए जाते हैं और फिर मेंबर कंट्रीज के साथ पॉलिसी बनाई जाती है, कोऑपरेट किया जाता है। कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ एग्रीमेंट्स है जो सार्क में साइन कर रखे हैं। उनमें सबसे पहले सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट है 1995 का, सार्क डेवलपमेंट फंड है 2010 का, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है 2006, फूड बैंक बना रखा है 2008 में, और एक सैटेलाइट भी लॉन्च कर रखी है 2017 में। सिग्निफिकेंस क्या है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है फॉर डायलॉग एंड कोऑपरेशन बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, पीस को प्रमोट करता है, स्टेबिलिटी प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करता है, इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करता है और इम्प्रूव करता है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, एड्रेस करता है कॉमन चैलेंजेस, लिटरेसी, डिजीज, नेचुरल डिजास्टर, इन सब पे इन सारे इश्यूज को एड्रेस करता है, उन पे पॉलिसीज बनाता है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का क्या फुल फॉर्म है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो यही इनकी मेंबर कंट्रीज भी है और यही इसका फुल फॉर्म भी है। क्यों बनाया गया था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन लाने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। तो जो ब्रिक टर्म है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने कॉइन किया था, गोल्डमैन सैच्स ने कॉइन किया था 2001 में, ठीक है। और इसका फर्स्ट समिट रशिया में हुआ था 2009 में, और 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया था एज अ 5th मेंबर कंट्री, और ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया था।
ठीक है, तो मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वही सारे की ग्रोथ को इम्प्रूव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना है, कोऑपरेशन लाना है, मल्टीलेटरल एंड रिफॉर्म्स, मल्टीलेटरलिज्म लानी है, स्ट्रेंथन करनी है, रिफॉर्म्स लाने हैं। ठीक है, की अचीवमेंट क्या है? एक तो ब्रिक्स ने अपना खुद का बैंक एस्टेब्लिश किया 2014 में, न्यू डेवलपमेंट बैंक। किस लिए? टू फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन आ चुका है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो किसका बैंक है? ब्रिक्स का है, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, या फिर आईएमएफ का पार्ट है, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का पार्ट है। तो जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो आपका ब्रिक्स का पार्ट है, याद रखना। ठीक है, कॉन्टिजेंट रिजर्व है इसका 100 बिलियन का। प्रमोट करता है कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनर्जी, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन। और जो ब्रिक्स का समिट है वो एनुअली होता है, और जो आपका हमने सार्क का पढ़ा था वो 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? जो ब्रिक्स है वो हमारा वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 40% रिप्रेजेंट करता है, एक जीडीपी में एक सिग्निफिकेंट शेयर रखता है, वॉइस है फॉर इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स की, क्योंकि ये जो आपके ब्रिक्स है वो सारे डेवलपिंग इकोनॉमी से ही बने हैं। कंट्रीब्यूट करता है मोर बैलेंस्ड एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को। ठीक है, और 2023 में 6 मोर मेंबर कंट्रीज ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, तो अब ये ब्रिक्स प्लस हो गया है। ठीक है, 6 मोर मेंबर कंट्रीज ने 2023 में ब्रिक्स को ज्वाइन किया, इसे अब ये ब्रिक्स प्लस हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसे क्वेश्चन जरूर आता है। तो यूरोपियन यूनियन क्या है? एक यूनिक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है यूरोपियन कंट्रीज की, जो क्या प्रमोट कर रही है? आपकी पीस, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स। ठीक है, कैसे एस्टेब्लिश हुआ? ये एस्टेब्लिश हुआ आपका 1 नवंबर 1993 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से, और इससे पहले क्या था? ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी 1957 में। ये आपका था ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ रोम। ठीक है, ट्रीटी ऑफ रोम। और ट्रीटी ऑफ पेरिस में आपका ये कोल एंड स्टील कंपनी था। उसके बाद में ट्रीटी ऑफ रोम में ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना, और मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी में ये आपका यूरोपियन यूनियन बना। क्या ऑब्जेक्टिव है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और लॉ, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करना, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करना, कोऑपरेशन लाना फॉरेन पॉलिसी में, सिक्योरिटीज में, जस्टिस में। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन है उसकी मेंबर कंट्रीज है 27। ठीक है, आपको याद करना है यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर कंट्रीज है। नेम तो लर्न करने की इतनी वो नहीं है, पूछा भी नहीं जाता, बस एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, की इंस्टीट्यूशंस है यूरोपियन यूनियन के। सबसे पहले यूरोपियन कमीशन है, जो क्या करता है? लॉ प्रपोज करता है और मैनेज करता है यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज को और बजट को। ठीक है, नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? मेंबर स्टेट को, और मेक और लॉज और पॉलिसीज को बनाता है और उसे कोऑर्डिनेट करता है। फिर आता है यूरोपियन पार्लियामेंट, जो क्या करता है? इलेक्टेड बाय सिटीजन, ये इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। वो लेजिस्लेट्स एंड ओवरसीज यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशंस, तो यूरोपियन यूनियन के जो इंस्टीट्यूशंस है उन्हें देखते हैं, उनका वर्क को संभालते हैं। फिर एक कोर्ट है यूरोपियन यूनियन का, जो ये इंश्योर करती है कि यूरोपियन यूनियन के जो लॉ है वो अच्छे से इंटरप्रेट किए जाए और अप्लाइड किए जाए, तो ये इसके की इंस्टीट्यूशंस है। यूरोपियन यूनियन में आपका एक सिंगल करेंसी जो 20 से ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा यूज किया जाता है वो है यूरो। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूरोपियन यूनियन में कौन सी करेंसी सबसे ज्यादा यूज होती है, तो वो होती है आपकी यूरो। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक है, क्योंकि इसमें 27 मेंबर स्टेट से भी ज्यादा कंट्रीज है, इसलिए एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक है, जो प्रमोट कर रहा है आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पीस इन यूरोप, ग्लोबल इन्फ्लुएंस को एनहेंस कर रहा है, और मॉडल है फॉर रीजनल इंटीग्रेशन का। देखो चैलेंजेस क्या है? इकोनॉमिक डिसपैरिटीज अमंग मेंबर स्टेट्स, 27 मेंबर कंट्रीज है और 27 मेंबर कंट्रीज के अपनी अपनी इकोनॉमिक चैलेंजेस है, तो इकोनॉमिक डिसपैरिटीज है। 2020 में यूरोपियन यूनियन में एक अमेंडमेंट आया कि जो मेंबर कंट्रीज है वो लेफ्ट कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट कर सकते हैं। तो यूके फर्स्ट कंट्री था
जो यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट किया, इसे ब्रेक्सिट पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज इश्यू, क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो ये सारे इसके चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट है हमारी अंकटेड। अंकटेड क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये एक कॉन्फ्रेंस है जो ट्रेड और डेवलपमेंट को मेजरली डील करती है। इसका क्या मोटो है? प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ था? एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जो एस्टेब्लिश हुई थी बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1964 में अंकटेड का क्या हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट हुआ था टू प्रमोट फ्रेंडली इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, कब एस्टेब्लिश हुआ? 1964 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 195। और ये किसे रिपोर्ट करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। क्या ऑब्जेक्टिव है? डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, डेवलपिंग कंट्रीज का। असिस्ट करना इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी। प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को और टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, पॉलिसीज बनाना फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज और टू बिल्ड कंसेंसस ऑन एक्शन टू एड्रेस चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स है। कुछ फंक्शंस है जो ये परफॉर्म करता है, जैसे रिसर्च एंड एनालाइज करता है, टेक्निकल कोऑपरेशन, नॉर्मेटिव वर्क करता है और कुछ पब्लिकेशंस करता है। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स भी ये पब्लिश करता है। इनमें से की रिपोर्ट्स है आपके ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आपका अंकटेड है। आप इसकी फुल फॉर्म और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, मेंबर कंट्रीज और हेडक्वार्टर ये मेनली लर्न कर लीजिएगा। अब कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका नाफ्ता, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये कब बना? 1 जनवरी 1994 को। देखो नाफ्ता अभी नहीं है, नाफ्ता की जगह अभी आ चुका है आपका यूएसएमसीए, क्योंकि इसमें 3 ही मेंबर कंट्री थी, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। लेकिन कुछ इसमें ड्रॉबैक्स थे जिसको अमेंड करके 2020 को इसका नाम चेंज किया यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। ठीक है, पहले ये नाफ्ता था पर इस एग्रीमेंट में कुछ ड्रॉबैक्स थे तो इसको अमेंड किया गया 2020 में और इसका नाम चेंज कर दिया यूएसएमसीए। ठीक है, 1994 में एग्रीमेंट साइन हुआ था और 2020 में ये अमेंड होके यूएसएमसीए बन गया था। क्या ऑब्जेक्टिव था? टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट करना, फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना मेंबर कंट्रीज के बीच में, मतलब इन 3 कंट्रीज के बीच में टैरिफ ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट करना, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। इसकी क्या अचीवमेंट थी? इंक्रीज हुई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और इंटीग्रेशन हुआ नॉर्थ अमेरिकन इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो नाफ्ता बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे लर्न कर लीजिएगा और इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अफ्रीकन यूनियन आपका 9 जुलाई 2002 में एस्टेब्लिश हुआ। इसमें 55 अफ्रीकन कंट्रीज थे। इसके क्या ऑब्जेक्टिव है? पीस, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ह्यूमन राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिटवीन द मेंबर कंट्री। और इसकी क्या अचीवमेंट थी कि यूनिटी और कोऑपरेशन लाने में सक्सेसफुल हुआ। एक और एग्रीमेंट है मर्कोसुर। ठीक है, ये सदर्न कॉमन मार्केट है। ये एस्टेब्लिश हुआ आपका 1991 में। इसके मेंबर हैं अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उर्गू और एसोसिएट मेंबर है चाइल, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, यूकेडर। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रमोट ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन साउथ अमेरिका। ठीक है, मरकासुर ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका एस्टेब्लिशमेंट ये लर्न कर लीजिएगा। एक है एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये कब एस्टेब्लिश हुआ? 1989 में। इसकी 21 इकोनॉमीज क्या है? मेंबर कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग यूएस, चाइना, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया एक्सेट्रा। इसके क्या ऑब्जेक्टिव है? फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना और कोऑपरेशन बिल्ड करना इन एशिया पैसिफिक कंट्रीज के बीच में। ठीक है, चलिए जी, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एशियान वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो हमने पढ़ा था एशियान कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1967 में, 8 अगस्त 1967। हेडक्वार्टर कहाँ है एशियान का? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। विच एग्रीमेंट क्रिएटेड द एशियन फ्री ट्रेड एरिया? एशियन फ्री ट्रेड एरिया कौन से एग्रीमेंट से बना था? साफ्ता, आफ्ता,
RCEP, तो इसका आंसर आएगा एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। सार्क कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1985 में। कहाँ पे? ढाका में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। और ढाका में ये एग्रीमेंट क्रिएट हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सार्क मेंबर? तो सार्क का मेंबर कौन कौन से नहीं है? सार्क के कितने मेंबर है? 8। 8 ही है। हाँ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश। ठीक है। तो ये सारे इसके मेंबर है, इसमें म्यांमार नहीं है। नाफ्ता कब आया था एग्जिस्टेंस में? तो 1994 में। और 2020 में से किससे रिप्लेस कर दिया था? यूएसएमसीए से। विच कंट्री वॉज एडेड टू ब्रिक टू फॉर्म ब्रिक्स? तो कौन सी कंट्री आई थी वो? साउथ अफ्रीका। न्यू डेवलपमेंट बैंक इज एसोसिएटेड विद, देखा आगे ना क्वेश्चन की, न्यू डेवलपमेंट बैंक किससे एसोसिएटेड है? वो ब्रिक्स से। तो यूरोपियन यूनियन फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड बाय द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। ठीक है। पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस में एक स्टील कंपनी था। ट्रीटी ऑफ रोम में ये क्या बना आपका? ईईसी। और मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी में यूरोपियन यूनियन। द कॉमन करेंसी ऑफ मैनी यूरोपियन कंट्री इज यूज्ड इज यूरो। अनटेक्ट कब एस्टेब्लिश हुआ? 1964 में। हेडक्वार्टर का है इसका? जिनेवा में। और अनटेक्ट फंक्शंस अंडर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। विच ऑर्गेनाइजेशन primarily फोकस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज? देखो, ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, तो वो आएगा आपका अनटेक्ट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। Which organization aim at promoting cooperation among South Asian countries? So South Asian countries, SAARC. Which of the following is not a founding member of ASEAN? Indonesia, Thailand, Singapore ये इसके founding member थे, वियतनाम बाद में ऐड हुआ। Which organization has a motto United in Diversity? United in Diversity किसका motto है? यूरोपियन यूनियन का। ठीक है। मैच करना है हेडक्वार्टर्स को। तो एशियन का है आपका जकार्ता में, सार्क का है आपका काठमांडू नेपाल में, अनटेक्ट का है आपका जिनेवा में, और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल में। देखो ये लर्न कर लेना, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल में। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।